बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त एक ज़माने में ड्रग्स का शिकार हो गए थे और फिर वो इस नशे की वजह से डूबते चले गए। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी मां नरगिस की मौत बयान की जाती है। लेकिन आज की इस इनकलाबी वीडियो में आपको बताऊंगा कि संजय दत्त को पहली बार शराब और मनशियात इस्तेमाल करने की आदत क्यों पड़ी। ये इंतहाई हैरानकुन हकीकत है कि इंडिया के सबसे अमीर खानदान अंबानी की बहू बनने वाली ये खातून उसकी अहम तरीन वजह थी, और ये थी अनिल अंबानी की बीवी टीना अंबानी। टीना अंबानी अपने ज़माना के मशहूर एक्ट्रेस थी। शादी से पहले टीना अंबानी टीना मुनीम कहलाती थी। 1981 में संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त ने फिल्म रॉकी में पहली बार संजय दत्त को इंट्रोड्यूस कराया तो इसमें टीना मुनीम को हीरोइन कास्ट किया गया था। ये बड़ी वहशियाना किस्म की लव स्टोरी थी। फिल्म तो नाकाम हो गई, मगर 20 साल संजय दत्त की लव स्टोरी शुरू हो गई और फिर वो और टीना एक दूसरे के इंतहाई करीब आ गए। टीना और संजय दत्त बचपन के दोस्त थे जिनकी मोहब्बत की कहानी जवानी में शुरू हुई। टीना संजय दत्त का क्रश थी और संजय दत्त उसको अपनी इंतहाई पुरखलूस दोस्त समझता था जिसने संजय दत्त को संभाला दिया। मगर एक वक्त वो आ गया जब फिल्म रॉकी की नाकामी से टीना को लगा जैसे रॉकी ने संजय दत्त का करियर तबाह कर दिया है और वो उसकी ज़रूरत नहीं रहा। हालांकि रॉकी की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने टीना से शादी का भी फैसला कर लिया था और वो टीना का आदी हो गया था। घर से उसको ख्वाहिशत होती थी क्योंकि मां की मौत से संजय दत्त जज्बाती तौर पर बेसहारा हो गया था और उसको ये सहारा अपनी जवानी में किसी औरत ने दिया तो ये टीना थी। लेकिन फिल्म की नाकामी ने टीना को संजय दत्त से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो सुपरस्टार एक्टर और प्रोड्यूसर राजेश खन्ना की जानिब मुतवज्जो हो गई। यहीं से संजय दत्त की जिंदगी का वो दूसरा जज्बाती दौर शुरू हुआ, जिसके बाद धचका खाकर वो ड्रग्स की दुनिया में उतर गया। अपनी इस कैफियत का खुद संजय दत्त ने इतराफ़ किया है और उसने अपनी कहानी में ये बातें बयान की हुई हैं कि किस तरह मां के बाद उसको टीना के इश्क ने जहरीला बना दिया। मां की मोहब्बत तो अमृत थी लेकिन टीना का इश्क उसे खा गया और वो पहली बार नशा करने लगा, जैसे उसका करियर दागदार हो गया और आज तक ये दाग नहीं धो सका। संजय दत्त अपनी कहानी में कहता है, मैंने अपने मुस्तकबिल में टीना को जीवन साथी बनाने का फैसला अटल कर लिया था, मगर रॉकी के नाकामी ने टीना को भी मुझसे छीन लिया था। उस रोज़ मैं सख्त दिल शिकस्तगी की हालत में उसके घर पहुंचा तो वो कहीं जाने की तैयारी कर रही थी और गुनगुना रही थी। मैंने उसकी तैयारी देखकर उसको रोका तो वो कहने लगी, मुझे राजेश जी ने खाने पर बुलाया है और मैं जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। बड़ी अजीब बात है टीना, तुमने इसका जिक्र तक नहीं किया। तुम्हें पता है मैं आ रहा हूँ और तुम बाहर जाने की बात कर रही हो, जबकि हम दोनों ने वादा किया हुआ है कि हम हर दावत और तकरीब में इकट्ठे जाया करेंगे। टीना ने उसको टालने के लिए कहा, इस वक्त तो मुझे देर हो रही है संजू, हम इस पर फिर बात करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। मैं तुमसे ये पूछ नहीं रहा कि तुम्हें कितने बजे जाना है, बल्कि ये कह रहा हूँ कि तुम नहीं जा सकती। टीना को पहली बार संजय दत्त की ये हरकत बुरी लगी और कहने लगी, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई मेरा बाजू पकड़ने की? अगर मैं नरगिस जी और सुनील दत्त की वजह से तुम्हारा ख्याल करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हद से बढ़ जाओ। मैं तुम्हारी जर खरीद नौकर नहीं हूँ कि तुम मुझ पर हुक्म चलाने बैठ जाओ। तुम मेरे सिर्फ दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? मुझे उसकी बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे के बहुत करीब थे। उसने बेरुखी से कहा, हाँ हम सिर्फ दोस्त हैं, इससे आगे कुछ नहीं। पहली बार मुझे गुस्सा राजेश खन्ना पर चढ़ गया और मैंने कहा, तुम उस बूढ़े के लिए इतना गुस्सा कर रही हो, उसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। देख लो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए मैं गुस्से से भरा हुआ उसके घर से निकला और सीधा राजेश खन्ना के घर पहुंच गया। लेकिन मुझे मालूम हुआ राजेश खन्ना घर में नहीं है। मुझे बताया गया कि वो फलां होटल में है। मैंने गाड़ी तेज रफ्तारी से चलाई और उस होटल में पहुंच गया। मैंने देखा कि राजेश खन्ना एक टेबल पर अकेले बैठे हुए हैं। मैंने उससे राजेश खन्ना से इंतहाई बदतमीजी की और उन्हें साफ साफ कह दिया कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि टीना और मैं दोस्त हैं और आपने उसे खाने पर क्यों बुलाया है। आपकी वजह से टीना मुझसे नाराज हो गई है, आप उसको बहका रहे हैं। मेरी बात सुनकर राजेश खन्ना साहब को गुस्सा आ गया। पहले तो उन्होंने मुझे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो चूंकि गसीले आदमी थे वो भी बोले, मुझे क्या पड़ी है मैं किसी को बहकाऊं। वो खुद मेरी एक नज़र की तवज्जो की तालिब है। मैं आजकल के तुम्हारे जैसे लौंडों की तरह किसी के पीछे पागल होने वालों में से नहीं हूँ। जाओ घर जाओ, आज मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। आइंदा अगर तुमने कोई बात की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। राजेश खन्ना मेरे वालिद की उम्र के थे। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने उस दिन अपने गुस्से को किसी तरह से काबू कर लिया। देखें, आप मुझे धमकी न दें, मैं इसका जवाब आपको इंतहाई सख्त दूंगा। अभी मैं ये बात कर रहा था कि टीना वहां आ गई। वो राजेश खन्ना को देखकर उसके करीब आ गई तो राजेश खन्ना ने उसको अपने साथ लिपटा लिया। टीना ने एक नज़र मेरी तरफ देखा तो राजेश खन्ना कहने लगे, ये देखो संजू मुझे धमकी देने आया है कि मैं आपसे न मिला करूं। टीना हंसकर बोली, तो वरना ये क्या कर लेगा? इससे पहले कि राजेश खन्ना कुछ और कहते, मैंने कुर्सी छोड़ी और मैं टीना के इश्क में दीवाना जरूर था, मगर इतना तो मैं भी समझ चुका था कि जब वो मेरे सामने राजेश जी का बाजू पकड़कर मुझ पर हंस सकती है तो फिर मैं किसी को उससे मिलने से हरगिज़ नहीं रोक सकता था। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ अपनी कार तक आया और फिर उसे तूफानी अंदाज में दौड़ाता हुआ घर पहुंचा। मेरे अंदर एक तूफान बिरपा था।
माँ की मौत के बाद सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई थी। एक तरफ फिल्म की नाकामी ने मेरे पांव पकड़ लिए थे और दूसरी जाने मोहब्बत के मैदान में मैंने ठोकर खा ली थी पहली। मैं सब कुछ भुला देना चाहता था। उस रात मैंने पहली बार खूब शराब पी और जब पीकर बेहाल हो गया तो अपने बिस्तर पर जाग गिरा। फिर तो मेरा ये मामूल सा बन गया। दिन भर मैं सिगरेटें पीता, मेरे अंदर की आग को दहकाए रखती सिगरेटें, और रात को मैं चुपचाप डैड के बार से या बाजार से बोतलें मंगवाकर कमरे में घुस जाता और कमरे का ताला लगा लेता। ये सब कुछ था मगर सुकून फिर भी नहीं था। दिल था कि एक जलता हुआ आबला सा बन गया था। मेरी रूह सुलगने लगी थी। मुझे दुनिया से, होशो हवास से, सोचो विचार से नफरत सी हो गई थी। मैं इस दुनिया को जिसने मेरी हर ख्वाहिश को कुचल डाला था, आरजू के हर पौधे को नोच डाला था, मैं उसको ठुकरा देना चाहता था और खुद को भुला देना चाहता था। इन दिनों मैं रोजाना 5 से 6 डिब्बे सिगरेट पीने लगा था। मोहन रोड की एक छोटी दुकान से मैं सिगरेट लिया करता था। वहाँ मेरे कई दोस्त भी आया करते थे। उसी शाम मेरे सिगरेट खत्म हो गए। करमू घर पर नहीं था, लिहाजा मैंने खुद ही सिगरेट ले जाने का फैसला किया। उस वक्त मैं हल्के फुल्के नशे में था। बाहर मुझे सिगरेट की तलब ने दुकान तक जाने पर मजबूर कर दिया। मेरे कपड़े भी मैले कुचैले थे। वहाँ मेरा एक दोस्त मुझे मिला। वो मेरी ये हालत देखकर हंस पड़ा कि आपको क्या हो गया है संजू बाबू, आपने क्या हालत बना रखी है, आप तो बड़े टिप टाप रहते थे, ये क्या है? अब मैं सुकून की खातिर अपने कपड़े नहीं देख सकता, मुझे सुकून चाहिए। मेरी ये हालत देखकर वो कहने लगा, आपको किस किस्म के सुकून की तलाश है? उसने मुझे सुकून लाने के लिए एक नुस्खा बताया और फिर कहा कि ये सिगरेट मेरे पास है, अगर आप ये पिए तो आपको सुकून ही सुकून आएगा। उसने मुझे चंद सिगरेट दिए। मैंने उनका कश लगाया तो मुझे अच्छा लगा। उसके साथ ही मुझे लगा जैसे मेरा जहन हल्का हो गया है और मेरे दिल से बोझ उतर गया है। मैंने उसे 2-3 पैकेट सिगरेट के लिए और घर चला आया और घर आते ही मैं वो सिगरेट धड़ाधड़ पीने लगा। और उस रात मैं पहली बार अपने होशो हवास खो बैठा और सिगरेट पीता रहा और न जाने मैं कब सो गया। उस सिगरेट के पहले ही कश के बाद तो मेरे दिमाग को गोया बादलों में पहुंचा दिया था। फिर पूरी सिगरेट मैकेनिकी अंदाज में पी लिया। मुझे लग रहा था जैसे मैं आसमानों में उड़ रहा हूँ। दुनिया का हर गम मुझसे पीछे रह गया था। उस रात जो मुझे लुत्फ आया इससे पहले दर हकीकत नहीं आया था। यही गालबन सिगरेट वाले का मकसद था कि मैं इन सिगरेटों का आदी हो जाऊं। दूसरे रोज़ 2000 में 10 सिगरेट मैंने उससे खरीदे। अब तो ये मेरा मामूल बन गया। मैं घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। ना ही मैं कपड़े बदलता, ना कमरे से निकलता, और कमरा भी ज़्यादातर मुकफ्फल ही रहता। ये ऐसी तब्दीली थी जिस पर घर वाले तवज्जो दिए ना रहते। इससे पहले निमिरता ने मुझे टोका और फिर बात डैडी तक पहुंच गई। डैडी ने मेरी ये हालत देखी तो वह परेशान हो गए। वो मुझे कहने लगे, मुझे अंदाजा है कि तुम शराब भी पीते हो और नशा भी तुमने शुरू कर दिया है। तुमने अगर नशा शुरू कर दिया है तो समझ लो कि तुम अब मरने वाले हो। मगर बेटा, क्या मैं अपने अकलौते बेटे को मरने दूंगा? डैडी ने मुझे बहुत समझाना चाहा लेकिन उनकी कोई बात मेरे जहन में न आई। अगले दिन मैं जब स्टूडियो में पहुंचा तो पहली बार लेट गया था सेट पर, और मैंने जाते ही प्रोड्यूसर के साथ बदतमीजी भी कर दी। जब उसने ये कहा कि तुम लेट आए हो संजू बाबू, तो मैंने उसे खरी खरी सुना दी कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। देखो, मुझसे काम लेना है तो मैं जब आऊँगा तुम मेरी शूटिंग के लिए रेडी रहोगे। उस वक्त भी मुझे सिगरेट की शदीद तलब हो रही थी और मैं उसको जवाब देकर वापस तेज तेज अपनी कार पर आ गया। और फिर ये मेरा मामूल बन गया। मैं स्टूडियो जाता और थोड़ी देर बाद ही वापस आ जाता। डैडी तक ये सारी बात पहुंच गई थी। डैडी ने मुझे बहुत समझाना चाहा लेकिन मेरा खर्चा बढ़ता जा रहा था। मुझे सिगरेटों की तलब ज्यादा होती थी। मैंने डैडी से पूछे बगैर ज़्यादा से ज़्यादा रकम हासिल करना शुरू कर दी। तो एक दिन मैंने देखा कि डैडी बहुत परेशान हैं। आधी रात का वक्त था। वो मेरे कमरे में आए। उन्होंने कमरे में दाखिल होकर दरवाजे को अपने पीछे बंद कर लिया। मैं उन्हें इस तरह आता देखकर खौफजदा हो गया। मुझे लगा कि आज वो मुझे मारेंगे। वो सुर्ख आंखों से मुझे मुसलसल देखे जा रहे थे। मैं डैडी की ये हालत देखकर सहम गया और लरसते हुए बोला, डैडी मैंने कुछ नहीं किया। मैं खौफजदा होकर बिस्तर के कोने में सिकुड़ गया। वो हल्के हल्के कदमों से मेरे करीब आए और लम्हा भर मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने मेरा सर अपने सीने से लगा लिया। वो खामोश थे मगर उनकी आंखों से बहने वाले आंसू उनकी जुबान बन गए। डैड, क्या हुआ है? मैं परेशान हो गया। संजू, संजू तू नशा करता है बेटा? वो आहिस्तगी से बोले। उनका ये सवाल खुद कलामी सा लग रहा था। डैड, इसके आगे मैं ना बोल सका। मैंने आज अपने बाप को रोते हुए देखा था। इससे पहले डैडी की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। हाँ, डैडी अक्सर माँ के कमरे में जाकर रोया करते थे, ये तो मुझे मालूम था। लेकिन आज मुझे पता हुआ कि डैडी माँ के लिए नहीं, मेरे लिए भी रोते हैं। डैडी मुझे रोते हुए कहने लगे, बेटा ये नशा जानलेवा है, तुझे नकारा बना रहा है, तेरी जवानी मौत का अंधेरा भर रहा है। बेटा, बेटे सुन ले, तुझे अपनी माँ का गम है तो वो तेरे नशा करने से वापस नहीं आएगी, बल्कि वो जहाँ कहीं भी होगी तेरी इस हालत पे बेसकून होगी। अगर फिल्म का मामला है तो फिल्मों का फ्लॉप होना कोई बड़ी बात नहीं है। हज़ार ऐसे अदाकार हैं जो पहले फ्लॉप हुए फिर हीरो बन जाते हैं। वो मुझे गौर से देखते हुए बोले, मुझे पता चला है कि तुमने प्रोड्यूसर से भी झगड़ा किया था। संजू, ये तेरी ज़िंदगी की इब्तिदा है। यहाँ 1000 टीनाएँ तुझे मिलेंगी। क्या तू हर एक के लिए इसी तरह अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देगा, दुश्मनियाँ पैदा करेगा? नहीं संजू, मेरा बेटा इतना सस्ता नहीं हो सकता। डैडी ज़ारो कतार रोने लगे थे और अपने बाप को इस तरह रोता देखकर मेरा दिल डूब गया। मैंने लरसती हुई आवाज़ से कहा, डैडी मैं अब इन सिगरेटों के बगैर नहीं रह सकता। क्यों नहीं जी सकता? जिएगा तू मेरे बेटे।
कल मैं तुझे बम्बई के सबसे बड़े नशे के अस्पताल में ले जाऊंगा और वहां तेरा इलाज होगा और तू पहले की तरह ठीक ठाक संजय दत्त बन जाएगा। उन्होंने मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह गोद में पहली बार समेट लिया। उस रात डैड जिंदगी में पहली बार मेरे साथ मेरे कमरे में मेरे साथ लिपट कर सोए थे। अगली सुबह का सूरज मेरे लिए एक नई जिंदगी का प्याम लाया था। सुबह डैड मुझे अपने साथ डॉक्टर प्रताप के अस्पताल ले गए।